औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन सब ठीक है। आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 विद होल्डिंग टैक्सेस। और इसके अंदर आज हमारा फर्स्ट सेशन है। बाकी भी आपने बाकी भी जो है आपने जो फर्स्ट मॉड्यूल 1 2 3 को स्टडी किया है। जैसे हमने हर एक मॉड्यूल के अंदर एक कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिया था, ऐसे ही आज हम विथहोल्डिंग को भी कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मॉड्यूल के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। विथहोल्डिंग टैक्सेस में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स फंसते हैं, और दो तरीके से आपको इसकी एक्सपर्टीज काम आएगी। एक तो ओपिनियन देने में, ये अक्सर पूछा जाता है कि जी इस पे टैक्स विथहोल्ड होगा कि नहीं, ट्रीटमेंट क्या है उसकी, फाइनल है, किस किस्म की उसकी ट्रीटमेंट है, वो पूछा जाता है। और इसके अलावा ये है कि विथहोल्डिंग की स्टेटमेंट्स भी फाइल की जाती हैं रिटर्न की तरह, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा विथहोल्डिंग की मॉनिटरिंग भी होती है। तो रूल 44 की मॉनिटरिंग हुआ करती है, जो हम लॉ ऑफ टैक्स नोटिस में स्टडी करेंगे मॉनिटरिंग को, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है विथहोल्डिंग को समझना, ठीक है। अच्छा, अब ये विथहोल्डिंग की कॉन्टेक्स्ट को पहले मैं मेंशन करूंगा। इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं और इसके सारे सेक्शंस को हम कवर करेंगे, बट सबसे पहले आज एक बेसिक स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि नोटिंग करते वक्त मैं वीडियो को हटा देता हूं ताकि आपका फोकस नोटिंग पे हो। और ये इसी तरह चलता रहेगा, जहां बात करनी होगी तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगा, और जहां पे मैं नोटिंग करूंगा और लर्निंग पे फोकस होगा तो मैं अपनी वीडियो को हटा दूंगा। तो आइए जरा कुछ लर्निंग करते हैं और कुछ चीज़ों को आज सीखते हैं विद होल्डिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये विद होल्डिंग की रिजीम है क्या, कहाँ से डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई। सबसे पहली बात यह है कि विद होल्डिंग टैक्सेस जिस बेसिक स्ट्रक्चर पे डेवलप हुए, वो बेसिकली वो बेसिकली हुआ, स्टार्ट कहाँ से हुआ। वो स्टार्ट हुआ था खास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान का जो पीरियड था, उसमें विथहोल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। लोगों को लगता है कि कोई विथहोल्डिंग नई चीज है, ऐसे नहीं है। सैलरी पे, इंटरेस्ट पे और डिविडेंड पे विथहोल्डिंग बहुत पुराने हैं, ठीक है। बाकी नई नई ट्रांजैक्शन, हर किसी चीज पे विथहोल्डिंग, ये नई चीजें हैं। ट्रांजैक्शन की कवरेज नहीं है। 90s में पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंड हुआ था विथहोल्डिंग। और यकीन मुझे कभी कभी नहीं आता कि हम किस तरीके से मतलब ये डेवलप हुआ सिस्टम, और बड़ा जबरदस्त सिस्टम डेवलप हुआ। और ये वो सिस्टम है जो इंडिजिनस है, हमने किसी और मुल्क से नहीं उठाया, खुद डेवलप किया। अब विथहोल्डिंग ऑब्वियसली मुल्क के टैक्स के कलेक्शन का एक अच्छा खासा हिस्सा है जो कि कंट्रीब्यूट करता है। और एज ए रिजल्ट, जैसा मुल्क को चलना चाहिए रेवेन्यू वाइज, शायद वैसे तो नहीं चलता, मगर जैसा तैसा चल रहा है ना, उसमें विथहोल्डिंग का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इंडिजिनसली डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लिंक करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट है पे एज यू अर्न, ठीक है दोस्तों। ये क्या है पे एज यू अर्न? बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह था कि सबसे पहले जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, तो उसमें लोगों का परचेसिंग पावर कम हो गया था, ठीक है। अब एक सपोज करें, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर कोई बंदा 50,000 रुपीज महीने में कमाता है और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा थी कि ये 50,000 रुपये भी उसके लिए खर्च हो जाते हैं, बल्कि कम पड़ते हैं। तो हर महीने जो वो कमाएगा, ये रेंट पे सपोज करते हैं
कि उसके पास 6 लाख रुपए की इनकम है, और अज्यूम करते हैं एग्जाम्पल पर्पस के लिए कि अगर इस पर 10% टैक्स हो गवर्नमेंट का, ठीक है, ये तो 6 लाख पे 1 रुपया भी टैक्स नहीं है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल सिर्फ बना रहा हूँ, तो ईयर एंड पे उसको 60,000 रुपीज का टैक्स देना पड़ेगा। अब उन हालात में जहां ग्रेट डिप्रेशन हो, परचेसिंग पावर ना हो, सेविंग्स है ही नहीं, तो लोग टैक्स नहीं पे कर पाए। इस रिजल्ट क्या हुआ? डिफॉल्ट हुआ। लोग डिफॉल्ट कर रहे थे, टैक्स ही नहीं पे कर रहे थे। तो सोचा गया कि क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यूज चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, और खास तौर पे वॉर्स का जमाना था, तो और ज्यादा पैसे लगते हैं वॉर्स में भाई। वॉर्स ने हमेशा टैक्स की जो रिजीम है उसको चेंज किया है। जो चेंजेस आप देखते हैं ना, 147 एक सेक्शन है, उसका एडवांस टैक्स भी बर्तानिया की वॉर की वजह से आया था। तो इन एनी केस हुआ क्या, सोचा गया कि क्या करते हैं, क्योंकि ये रेंट पे तो पे कर नहीं पा रहा, तो इससे पेमेंट कैसे लेते हैं? इस सिस्टम के थ्रू से पेमेंट लेते हैं, पे के थ्रू। ये पे क्या है? ये एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब है पे एज यू अर्न। ठीक है, आप कब अर्न करते हो? महीने में। क्या अर्न किया था आपने? 50,000। ठीक है, हालांकि टैक्स, इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है, मगर आपको साल के एंड पे चूंकि टैक्स पे करने में दिक्कत हो रही है, आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे हो, तो व्हाट यू डू, अभी पे कर दो। कितना पे कर लो? अब उसका एक कोई फार्मूला है, कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जिसके थ्रू ये चीज जो होगी वो कवर होगी। तो इसका मतलब हुआ बेसिकली कि जो 50,000 था, ये एक जीरो बढ़ा देते हैं, 50,000 था, अगर उसका 10% भी उससे मंथ की बेसिस पे ले लिया जाता, तो महीने में 5,000 रुपये उससे लिए जाएंगे। तो जो बंदा साल के एंड पे 60,000 रुपये नहीं दे पा रहा, वो महीने में 5,000 भी नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए एक तरीका रखा गया, वो ये था कि पेमेंट करने वाला बंदा कौन है? एम्प्लॉयर। और उसे कहा जाए कि एट सोर्स टैक्स डिडक्ट कर लो, पेमेंट ही ना करो इसको 5,000 की, ठीक है, और उसको 45,000 की पेमेंट कर दो। तो अब ये 5,000 जो है, ये एट सोर्स जो कि रोक लिए, किसने रोके? पेयर ने। तो रोकने को कहते हैं विदहोल्ड। ठीक है, तो ये विदहोल्ड करना, इसीलिए ये विदहोल्डिंग टैक्स बन गया। ऐसा टैक्स जिसको रोका जाए। याद रखिएगा कि विदहोल्डिंग टैक्स किसी टैक्स का नाम नहीं है, ये मेथड ऑफ कलेक्शन है, मेथड ऑफ पेमेंट है। और ये इनकम टैक्स में भी विदहोल्डिंग हो सकता है, सेल्स टैक्स में भी हो सकता है, और हर टैक्स में हो सकता है, क्योंकि इसमें एक पर्सन होगा जो कि गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली, राइट, जिसने टैक्स कलेक्ट करना है, और एक पर्सन है जो कि टैक्स पेयर है, ठीक है, जिसने टैक्स पे करना है। ओके, मगर ये टैक्स पेयर कहीं से तो कमाता है ना, तो इसका कोई पेयर होगा जहां से वो इनकम कमा रहा है, तो ये इसे पेमेंट कर रहा है, इसकी इनकम बन गई, इससे गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। ओके, नॉर्मल मैकेनिज्म ये होगा। मगर विथहोल्डिंग में इस मैकेनिज्म को स्लाइटली चेंज कर दिया गया। ऐसे इससे कहा गया कि आप गवर्नमेंट के एजेंट बन जाओ, इसीलिए इसका नाम हो गया विथहोल्डिंग एजेंट। एजेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कर रहा है, कि आप जब पेमेंट करोगे कोई भी, उस पे आपने ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्या करना है? टैक्स को रोक लेना है, विदहोल्ड कर लेना है। तो एट सोर्स, जिस सोर्स पे वो कमा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? डिडक्शन एट सोर्स। ओके, डिडक्शन एट सोर्स, और भी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी ऐड होती जाएंगी वक्त के साथ, बट डिडक्शन एट सोर्स। तो कैसे डिडक्शन एट सोर्स? पूरी पेमेंट नहीं करो, उससे कुछ हिस्सा डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दो। ठीक है, तो अब वो टैक्स पेयर है। अगर लेट सपोज कि हर महीने वो 5,000 उसका डिडक्ट हो रहा है,
एट सोर्स उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा। और लेट सपोज कि वो 12 महीने तक 5,000 ईच डिडक्ट करवा लेता है। तो देखिए, जो पेमेंट वो साल में नहीं कर सका, अब पे एज यू अर्न और विथहोल्डिंग मेथड से उससे मंथली बेसिस पे जबरदस्ती ले ली गई। तो अब क्या हुआ, टैक्स पेयर के डिफॉल्ट करने के चांस खत्म हो गए। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत जबरदस्त सोर्स आ गया, जिसमें वो लोग जो कि टैक्सेस पे नहीं कर पा रहे थे, इनकम होने के बावजूद भी अब वो टैक्सेस पे करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें तीन किस्म के लोग होंगे। जैसे अभी अभी हमने कहा, हमारे पास कोई होगा पेयर, ठीक है, जो कि पेमेंट कर रहा है। हमारे पास होगा पेई, जो कि टैक्स पेयर है। अब गवर्नमेंट या एफबीआर हकीकत में खुद टैक्स कलेक्ट करता, मगर उसने किसके थ्रू टैक्स कलेक्ट करवाया, स्पेयर के थ्रू। स्पेयर का क्या नाम हो गया, विथ होल्डिंग एजेंट बन गया। ओके। और जो टैक्स डिडक्ट हुआ, अब इसके इस स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत है। इसमें ये जो विथहोल्डिंग एजेंट है, ठीक है, ये ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। मगर क्या ये विथहोल्डिंग एजेंट, ये जो पेयर था, क्या गवर्नमेंट को टैक्सेस प्रॉपरली डिडक्ट तो कर रहा है, मगर जमा भी करा रहा है, या अपने पास पैसे रख के और मौजें कर रहा है? तो इसीलिए एक स्टेटमेंट है जो कि इस पेयर ने, विथहोल्डिंग एजेंट ने बनानी है, और उसको क्या कहते हैं, विथहोल्डिंग स्टेटमेंट। विथहोल्डिंग स्टेटमेंट। और इसका सेक्शन क्या है, विथहोल्डिंग से किस सेक्शन के तहत ये स्टेटमेंट आती है, 165 के तहत, ठीक है। इस सेक्शन के तहत ये स्टेटमेंट जमा होगी, जिसमें एफबीआर के पास, गवर्नमेंट के पास, जब वो स्टेटमेंट जमा करेगा 165 की, तो बताएगा, क्या बताएगा, कि किस किस पर्सन से उसने कौन कौन सा अमाउंट डिडक्ट किया, किस ट्रांजैक्शन पे डिडक्ट किया, टैक्स की परसेंटेजेस क्या थी, और उसे कैसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट किया। तो ये जो 165 की स्टेटमेंट है, ये पार्टी वाइज विथहोल्डिंग की डिटेल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट को जमा करनी होती है हर विथहोल्डिंग एजेंट ने। फिर एफबीआर इन स्टेटमेंट्स की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करता है। और इसका तरीकेकार क्या है, इसका भी एक नोटिस है, जिसको मैं बार बार बता भी रहा था, रूल 44 के तहत एक नोटिस दिया जाएगा कि आप विथहोल्डिंग स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन करवाओ, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सिर्फ पेयर को मॉनिटर करती है। जैसे ही पेयर को मॉनिटर करेगी, तो उसको पता चल जाएगा कि टैक्सेस सही डिडक्ट हुए कि नहीं है। अब इस बंदे को, जिसने कमाया तो 50,000 था, मिला कितना, इसको मिला 45, 5,000 इसके जमा हो गए। मगर इसके पास क्या प्रूफ है कि इसके 5,000 जमा हुए? तो इसको कहा गया है कि तुम एक सर्टिफिकेट इशू करो। कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा, विदहोल्डिंग एजेंट। किसे, उस विदहोल्डी को, उस पेई को, ठीक है। और ये विदहोल्डिंग का सर्टिफिकेट होगा, ये प्रूफ होगा, जिसमें वो लिखेगा कि मैंने इसका कितने अमाउंट से, किस रेट से, किस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्ट किया। तो प्रूफ मिल जाएगा बाद में उस टैक्स को क्लेम करने के लिए इस बंदे को। तो जब आप किसी का भी टैक्स रिटर्न बनाओगे, जैसे एक सैलरीड पर्सन आपके पास आता है और कहता है मेरा रिटर्न बनाए, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसमें आपका एम्प्लॉयर, उस क्लाइंट का एम्प्लॉयर बताता है कि टोटल सैलरी कितनी थी और कितना टैक्स डिडक्ट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, ये विदहोल्डिंग का सर्टिफिकेट भी उससे ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कौन कौन सी इनकम है जो कि शुरुआत में इस सिस्टम में आई? सबसे पहले तो शुरू से लेके सैलरी इस सिस्टम पे आ गया। इंटरेस्ट इनकम, जिसको हम प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं, वो इसमें आ गई। डिविडेंड, वो इसमें आ गया। ओके दोस्तों, ये सारी की सारी आप इनकम्स देखोगे, तो ये इस मॉडल पे फॉलो होंगी। कैसे, कि इन सबका कोई पेयर होगा, जिससे वो पेई इनकम कमा रहा है। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट करना था, इसके थ्रू कलेक्ट हो रहा है। और इस सब में, क्योंकि विथहोल्डिंग एजेंट उस अमाउंट का पेयर है,
इस वजह से हम इस मेथड को कहते हैं डिडक्शन एट सोर्स, क्योंकि पेमेंट में से डिडक्शन हो रही है, और कब हो रही है? एट सोर्स हो रही है पेमेंट होते वक्त। क्लियर है दोस्तों? मगर जैसे जैसे विथहोल्डिंग का निजाम आगे बढ़ा, तो उसमें कुछ नई ट्रांजेक्शन ऐड हुई। मसलन इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स का विथहोल्ड होना। अब इंपोर्ट स्टेज पे कैसे विथहोल्ड होगा? एक इंपोर्टर है, उसको कहा गया कि आप जब गुड्स इंपोर्ट करते हो तो फिर इन गुड्स को बेचोगे, करेक्ट? उस बेचने पे जो टैक्स आएगा ना, वो तो तुम देते नहीं हो, क्योंकि उस वक्त हम तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाते। तो इंपोर्ट स्टेज पे ही हम तुमसे वो टैक्स लेना चाहते हैं जो बाद में तुम दोगे। इसीलिए पुराने दौर में जब ये नया सिस्टम आया था, तो काफी अरसे तक इस सिस्टम को पीटीआर कहा गया। इसमें पीटीआर क्या है? यह प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, प्रिजम्पटिव या प्रिजम्पशन, प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम कहते हैं टैक्स के सिस्टम को। कौन सा टैक्स? जो अजम्पशन पे मबनी हो, प्रिजम्पशन पे मबनी हो। क्या प्रिजम्पशन थी? कि ये इंपोर्टर बेचेगा, उसकी इनकम आएगी, उस पे जो टैक्स बन रहा था अभी ले रहे हैं इससे। ठीक है? अब ये वर्ड पीटीआर यूज नहीं होता, इसकी जगह एक नया टर्म आगे चल के मैं ऐड करूंगा, वो है एफटीआर। एफटीआर यूज होता है। तो अब इंपोर्टर पेमेंट तो रिसीव कर नहीं रहा। पहला जो मॉडल था डिडक्शन एट सोर्स, वो यहां अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि कौन इसको पे कर रहा है? इंपोर्टर को। इंपोर्टर तो खुद पेयर होता है। अलबत्ता यहां इस मॉडल को देखा गया तो कलेक्टर कस्टम्स, जहां से वो अपनी कंसाइनमेंट क्लियर कराता है, उसको ये पेमेंट देता है। कौन सी पेमेंट देता है? कस्टम्स ड्यूटी की। इन अदर वर्ड्स ये कलेक्टर है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है? तो एफपीआर ने एक और मॉडल डेवलप किया, गवर्नमेंट ने एक और मॉडल डेवलप किया। इस कलेक्टर को रेसिपिएंट ऑफ अमाउंट को विदहोल्डिंग एजेंट बना दिया। इसका मतलब है कि हमेशा पेयर विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होता, कुछ ट्रांजेक्शन में रेसिपिएंट भी विदहोल्डिंग एजेंट है। मगर ये विदहोल्डिंग कैसे करेगा? विदहोल्डिंग तो रोक लेने को कहते हैं। देखिए, इसको कहा गया कि आप अपना अमाउंट कलेक्ट करते वक्त इनकम टैक्स भी कलेक्ट कर लो। इसका माल क्लियर नहीं करना जब तक कि आपको इनकम टैक्स पे ना करे। तो वो कहेगा मुझे कैसे पता चलेगा इनकम टैक्स इसका कितना है? वो कहते हैं इंपोर्ट का हम 1%, इंपोर्ट का 3%, इंपोर्ट का 5% या 5.5% इस पे लगा देते हैं अंडर द लॉ, तुम कलेक्ट कर लो। तो इंपोर्ट वैल्यूज पे ही कोई लोअर रेट्स लगा के वो टैक्स कलेक्ट किए गए, जो उसने बाद में देने थे अपनी इनकम पे। तो कलेक्टर कस्टम बन गया विद होल्डिंग एजेंट। और इस विद होल्डिंग एजेंट ने वही काम किया जो पहले पेयर कर रहा था, और टैक्स कलेक्ट करके उसने फिर एफबीआर में जमा कर दिया। अब डिडक्शन एट सोर्स तो नहीं कह सकते ना इसको। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो पेमेंट थोड़ी कर रहा है। तो हम इसको कहते हैं कलेक्शन एट सोर्स। कलेक्शन एट सोर्स, इसका मतलब हुआ कि विथहोल्डिंग के दो मेथड्स हैं। विथहोल्डिंग में हमें देखना पड़ता है, विथहोल्डिंग टैक्स में दो मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन विथहोल्डिंग एजेंट। इसमें डिडक्शन एट सोर्स भी है, डिडक्शन एट सोर्स भी है, और कलेक्शन एट सोर्स भी है। सही हो गया दोस्तों? समझ आ गया? इंपोर्ट में डिडक्शन एट सोर्स नहीं है, कलेक्शन एट सोर्स है। ठीक है? आप अगर कभी इंडियन मूवीज या कभी देखते होंगे, या कभी आपने पास में देखी होंगी, तो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डीटीएस काट के 100 रुपए, डीटीएस काट के 90 रुपए। डीटीएस क्या है? ये विथहोल्डिंग को बोलते हैं वहां पे, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये इसको डीटीएस बोल रहे होते हैं। हमारे पास बेटर टर्म्स है, हमारे पास टर्म है विथहोल्डिंग, और हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि विथहोल्डिंग की नोयत क्या होगी। जहां पेयर विथहोल्डिंग एजेंट बनाया जाएगा, उधर डिडक्शन एट सोर्स होगी। जहां कलेक्टर विथहोल्डिंग एजेंट बनाया जाएगा, वहां कलेक्शन होगी। आइए जरा आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर कार रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, रजिस्टर अ व्हीकल, रजिस्टर अ कार, तो हमें कहाँ जाना होता है? हमें एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जाना होता है, प्रोविंशियल एक्साइज एंड टैक्सेशन जाते हैं।
तो गवर्नमेंट ने इस डिपार्टमेंट को कहा, क्या कहा, कि आप गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास एक पर्सन आएगा जो कि ओनर होगा, कार को रजिस्टर करेगा, राइट, उससे आप अपना टैक्स कलेक्ट करते हो, तो इनकम टैक्स भी हमारा कलेक्ट कर लो। तो इस केस में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट वो कार रजिस्टर करने वाले बंदे से, ओनर से, इनकम टैक्स कलेक्ट करके और एफपीआर को जमा करता है। तो ये कलेक्शन एट सोर्स है या डिडक्शन एट सोर्स है? ये हो गई कलेक्शन एट सोर्स, क्योंकि वो बंदा पेमेंट अपनी कलेक्ट कर रहा है। तो आपको जिस स्ट्रक्चर से चीजें मैं अभी कॉन्टेक्स्ट देके और एक स्ट्रक्चर सा बनाता जा रहा हूं ना, तो विद होल्डिंग का इंशाल्लाह इंशाल्लाह 50% आपके लिए कॉमन सेंस हो जाएगा। आप देखोगे कि सेक्शंस में बगैर पढ़े भी आप इस मॉडल के थ्रू बहुत कुछ अंदाजे से, हालांकि हम अंदाजे पे काम नहीं करते, ना अंदाजे को ओपिनियन देना चाहिए, ना अंदाजे पे एक्शन लेना चाहिए, मगर फिर भी आपको इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप बता सकोगे कि इसमें क्या है, और 50% से ज्यादा चांस है कि आपका हंच और गेस सही निकलेगा। लाइक आई सेड कि ना हंच पे हम चलेंगे ना गेस पे चलेंगे, लीगल एडवाइजर है, लॉ की बात कर रहे हैं, तो जब तक सामने प्रोविजन ना आए मुंह नहीं खोलेंगे, पहले लॉ को देखेंगे फिर ओपिनियन देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो विदहोल्डिंग आपने देखा, इसके मॉडल्स आपने देखे, आए अब इसके कुछ कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा था। देखिए इनिशियली ना, जब शुरू शुरू में ये विदहोल्डिंग आया जैसे सैलरी पे और बाकी ट्रांजेक्शन पे, तो ये एक एडवांस टैक्स की नेचर का था। ये एक तरीके से एडवांस टैक्स था, क्यों? क्योंकि पे एज यू अर्न, क्योंकि पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न, क्योंकि आप एंड पे नहीं कर पा रहे हो, सडनली बर्डन आप पे आ जाता है, डिफॉल्ट कर जाते हो, तो आप वही टैक्स दे दो। इन अदर वर्ड्स वो एडवांस टैक्स था। देखिए कैसे, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है सैलरीड, जिसकी इनकम है 1 लाख रुपए, और 12 महीने के वजह से उसकी इनकम हो गई 12 लाख। लेट सपोज वही अज्यूम करते हैं कि 10% टैक्स रेट हो, और उस पे टैक्स बनता है 1 लाख 20, ठीक है। तो जो हर महीने उसको कैश मिला था वो 1 लाख थोड़ी था। अब मिसाल लेते हैं कि इस पे हर मंथ में जो टैक्स डिडक्ट हुआ था, वो, मैं ऐसे ही अगर एग्जांपल ले लूं कि जो कि इसके लिए जो टैक्स विथहोल्ड होता है सैलरी पे, जो टैक्स की विथहोल्डिंग है, उसका सेक्शन है 149, ठीक है। तो उसमें एक फार्मूला गिवन है, एक रेट निकालना पड़ता है, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं जो आप पढ़ेंगे सेक्शन 149 को इंशाल्लाह जल्दी। तो अमाउंट जो है ना ऊपर नीचे हो जाता है, कभी विदहोल्डिंग में अमाउंट कम कभी ज्यादा, परफेक्ट नहीं होती ये विदहोल्डिंग जो 149 की है। तो सपोज करते हैं कि जो टैक्स अब हम क्या लिखेंगे, डिडक्टेड एट सोर्स, क्योंकि ये एम्प्लॉयर पे कर रहा होता है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 149 जो हुआ, सपोज करते हैं वो 1 लाख 10 हुआ, ओके। तो 1 लाख 10 को हम माइनस करके और बैलेंस जो होगा उसकी पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है। मगर व्हाट इफ कि अगर उसकी पेमेंट एग्जैक्ट उतनी ही थी जितना उसका टैक्स विथहोल्ड हुआ, तो ये पे नथिंग। अलबत्ता पेमेंट से विथहोल्डिंग बढ़ भी तो सकती है, क्यों नहीं बढ़ सकती? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो चूंकि ये टैक्स किस नेचर का था, नोट कीजिएगा, टैक्स किस नेचर का था, एडवांस नेचर का था, तो इसका मतलब हमने ज्यादा पेमेंट कर दी, हमने ज्यादा पेमेंट कर दी। तो दोस्तों अगर ज्यादा पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमें जो एक्सेस पेमेंट है वो रिफंड हो जाएगी। तो इस केस में 15,000 रुपए की नेगेटिव, यानी रिफंड क्रिएट हो जाता है। अब आपको बुनियादी तौर पे एक और काम है जो कि सीखना होगा, वो है टैक्स पेयर्स को ये रिफंड लेके देना। और आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर उठाएं, कभी भी आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है, उसके नोट्स, उसके सर्कुलर्स, या उसके प्रेस रिलीज को, या सोशल मीडिया पे देखेंगे, तो चेंबर को या बिजनेस को सबसे बड़ा एफआईआर से प्रॉब्लम क्या होता है, ये रिफंड नहीं करते, और करप्शन है।
रिफंड करते वक्त, ये बड़े कॉमन से इश्यूज हैं। तो दोस्तों ये रिफंड क्या है? रिफंड ये है कि जो आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पे किया उसकी ओवर पेमेंट होगी, तो जो ओवर पेमेंट है उसको रिफंड करवाने को हम प्रोसेस होगा, इसका प्रोसेस है। इसका अगर सेक्शन आप देखेंगे तो सेक्शन 170 के अंदर आप इसकी बाद में आके डिटेल्स पढ़ोगे, रिफंड की एप्लीकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात? तो ऐसे केस में जो बुनियादी बात मैंने आपके सामने रखी वो ये थी कि कैरेक्टर इसका क्या था, एडवांस नोयत का था, एडवांस की नेचर का था। अब कैसे एडवांस हुआ? देखिए एडवांस ऐसे हुआ कि हमारे पास एक तरफ थी इनकम। ओके, इनकम क्या थी? सैलरी इनकम थी। कितनी थी जी? 1 लाख रुपए इस महीने की। और साल की कितनी थी? 1/20। तो ये रेंट पे जब हमने कैलकुलेशन की, ठीक है, ये रेंट पे 1 लाख इनकम थी, तो 12 लाख रुपए की सालाना। ये रेंट पे जब हमने कैलकुलेशन की तो याद रखिएगा अब हम कहाँ पे खड़े हैं? ये रेंट पे खड़े हैं। जब हम कहा क्या कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? सालाना टैक्सेबल इनकम। तो इस इनकम को हम इसमें शामिल करते हैं इसके रेलिवेंट हेड में। रेलिवेंट हेड का मतलब क्या है? जो उसकी इनकम है, मसलन सैलरी की इनकम है, उसको हमने सैलरी में ऐड कर देना है। तो इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल हुई। हुई, ये बात नोट कीजिएगा। और फिर एट सोर्स जो टैक्स कटा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट सोर्स जो एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया था वो 1/10 था। तो इस सैलरी पे जो हमने टैक्स लगाया ईयर एंड पे, उस टैक्स लायबिलिटी से हम इसको डिडक्ट करते हैं। इस 1 को जितना भी टैक्स डिडक्ट हुआ उसको लेस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, और जो बैलेंस है वो पेएबल आ रहा है। तो दूसरा काम क्या हुआ कि ना सिर्फ इनकम को हमने हेड ऑफ इनकम में या टैक्सेबल इनकम में शामिल किया, बल्कि उस इनकम पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ उसी लायबिलिटी से लेस भी किया, किया ना। तो ये इन अदर वर्ड्स जो टैक्स डिडक्ट हुआ था वो एडवांस टैक्स था। अब आप इसको वर्ड एडवांस यूज नहीं करें, आप इसको कहेंगे एडजस्टेबल था, और इन अदर वर्ड्स नॉर्मल टैक्स रिजीम था, एनटीआर था। एनटीआर का मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम, टैक्स का नॉर्मल नॉर्मल मेथड, जिसमें क्या तरीकेकार होता है? हर वो अमाउंट जिस पे टैक्स कटता है वो ईयर एंड के वक्त टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है, और उस पे जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो ईयर एंड पे टैक्स लायबिलिटी से माइनस होता है, क्योंकि वो एडवांस नेचर का है। अब दोस्तों देखिए, इस मेथड से हम गए, ठीक है, तो इस मेथड से एक आए, थोड़ी सी एक कहानी सुनते हैं। देखिए इंपोर्ट स्टेज है ना, इंपोर्ट स्टेज, उस इंपोर्ट स्टेज की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं मैंने 100 मिलियन की इंपोर्ट्स की है, ठीक है, और 100 मिलियन पे मेरा एक अजम्पशन ले लेते हैं कि 5% से मेरा टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 5 मिलियन की टैक्स की पेमेंट हो चुकी है एट सोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ? मगर ये कोई इनकम है? नहीं, ये डीम्ड इनकम है। क्यों डीम्ड इनकम है? क्योंकि इस पर टैक्स रेट लगवाया जा रहा है। हकीकत में वो क्या है? हकीकत में वो इंपोर्ट वैल्यू है। हकीकत में वो इंपोर्ट वैल्यू है, परचेजेस हैं, ना कि इनकम। तो ये रेंट पे टैक्सेबल इनकम तो कैलकुलेट करेंगे ना। कैसे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे? रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, नेट इनकम तक आ जाएंगे। तो उस टैक्सेबल इनकम पे जब हमने रियल रेट लगाए तो टैक्स निकाला। अब सपोज करते हैं कि वो टैक्स आ जाता है कितना? 8। तो 5 को माइनस करेंगे तो बैलेंस क्या होगा? बैलेंस उसकी पेमेंट हो जाएगी 3 की। मगर दोस्तों व्हाट इफ के वो टैक्स लायबिलिटी आती है 1 की, और 5 पे हो चुका है, तो 4 का रिफंड हो जाएगा। व्हाट इफ के दोस्तों वहां टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं है, लॉसेस हैं, तो जितना टैक्स हमने पे किया था सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या? इस इंपोर्ट की सिचुएशन में
हकीकत में कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई कि लोगों ने जो टैक्स पे किया एट सोर्स और ईयर एंड पे जब वो गए और उन्होंने अपनी इनकम को कैलकुलेट किया तो लॉसेस रिपोर्ट कर दिए। तो जितना टैक्स डिडक्ट हुआ था एट सोर्स, अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। इंपोर्ट स्टेज पे एफबीआर ने कलेक्ट किया था किसी सेक्टर से 300 मिलियन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबको लॉसेस हो जाए और 300 मिलियन हमें रिफंड करना पड़े। मगर दोस्तों व्हाट इफ के मैं आपको बताऊं कि कलेक्ट 300 मिलियन हुआ और रिफंड की जब बात आई, क्योंकि लोगों ने कहा हमने लॉसेस हुए हैं, हमें पैसे वापस कर दो क्योंकि हम पे लायबिलिटी बनती नहीं है। आपने तो इस नियत से मुझसे टैक्स लिया था कि ईयर एंड पे टैक्स होगा, वो अभी दे दो। तो मैं तो ईयर एंड पे टैक्स ही नहीं है तो मुझे वापस कर दो। तो दोस्तों व्हाट इफ क्या अगर मैं आपको बताऊं कि टैक्स कलेक्ट कितना हुआ 300 मिलियन और रिफंड हो जाए 320 मिलियन। मैंने खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 नहीं हो जाए फिर। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है कि इवन फ्रॉडिये भी तो है ना लोग, ठीक है, जो फेक रिफंड्स, ये फेक रिफंड्स की वजह से ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एफबीआर के अफसरान को, और वो जेन्युइन रिफंड्स भी नहीं करते और उनकी जान जाती है कि कहीं ये उसको क्या पता कि जेन्युइन टैक्स पेयर है, तो जेन्युइन टैक्स पेयर भी बेचारा सफर कर रहा होता है। ठीक है, अब क्या सोचा गया? अब कहा गया यार ये तो उल्टा गले पड़ गया विद होल्डिंग, मिला तो कुछ नहीं, ऊपर घर से 20 मिलियन चले गए। तो एक सिस्टम निकाला गया और सिस्टम को कहा गया फाइनल टैक्स रिजीम, एफटीआर। एफटीआर क्या है? फाइनल टैक्स रिजीम। तो ये किसके अगेंस्ट आया? किस रिजीम का मतलब होता है सिस्टम, टैक्स सिस्टम, कौन सा सिस्टम? फाइनल। ये एनटीआर के अगेंस्ट आया। तो एक तरफ एनटीआर था, एनटीआर में दो फीचर होते हैं। जिस अमाउंट या इनकम पे टैक्स डिडक्ट हुआ वो ईयर एंड पे टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है, और जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो ईयर एंड पे लेस होता है। ये दो फीचर होते हैं एनटीआर में। ठीक है दोस्तों, इधर आए। अब हुआ क्या, उन्होंने कहा जी जितने पैसे आए थे वो काफी थे हमारे लिए, हमारे लिए काफी थे, हमें बस इतना ही चाहिए, तो रिफंड ना हो, इतने ही पैसे आ जाएं, नेट गेन होगा 300 मिलियन का। तो कहा गया अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। कहा गया देखो, जो इंपोर्ट करेगा ना, इंपोर्ट स्टेज पे जितना टैक्स पे करेगा, इंपोर्ट स्टेज पे जितना टैक्स पे करेगा उससे डिक्लेयर किया जा रहा है फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि भाई जो इंपोर्ट स्टेज पे आप टैक्स दे दोगे ना वो फुल और फाइनल है। इसका मतलब है कि ईयर एंड के वक्त आप इंपोर्ट पे फर्दर टैक्स पे नहीं करोगे, ईयर एंड के वक्त आप कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। तो एफटीआर में अगर इंपोर्ट को डाल देंगे तो हुआ क्या, लोगों ने की टोटल इंपोर्ट्स, ठीक है, इंपोर्ट पे आ गया टैक्स, तो चूंकि उसकी बाद में कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं होना था, तो शामिल ना होने की वजह से रिफंड हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन जो है कहा गया नहीं जितने आए खत्म, बस उस पर फर्दर टैक्स होगा ही नहीं आपसे, हम आपको जितना इंपोर्ट पे ले चुके हैं उतनी ही कहानी क्लोज कर रहे हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को फायदा हो गया, जितने पैसे थे उतने आ गए, नो रिफंड्स। इन अदर वर्ड्स, एफटीआर में क्या होता है? एफटीआर में नंबर वन, जिस इनकम पे, जिस अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ वो नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, वो टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। और जितना टैक्स एट सोर्स डिडक्ट हुआ वो नॉट रिड्यूस फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। ठीक होगी बात? अगर किसी और टैक्स पे, किसी और अमाउंट पे, इनकम पे कोई टैक्स है, बिजनेस करते हो कोई और चीजें, तो उससे उसको माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब है ट्रांजेक्शन में जितना टैक्स हुआ। अब मिसाल लेते हैं डिविडेंड का। आपको पता है डिविडेंड एफटीआर है, आज भी डिविडेंड एफटीआर है। सपोज कर लो एक पर्सन को 1 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है, और हम अज्यूम करते हैं कि डिविडेंड पे, क्योंकि रेट्स अलग अलग हैं, वेरियस रेट्स हैं, कहीं पे लोअर रेट भी हैं, तो मैं एक अज्यूम्ड रेट यानी स्टैंडर्ड रेट ले ले 15% का लगा रहा हूँ डिविडेंड पे।
तो डिविडेंड पे अगर एफटीआर है, डिविडेंड इज कवर्ड अंडर दिस सिस्टम, एफटीआर के अंदर है, तो आपको पता है क्या होगा? 15,000 रुपए का टैक्स बनता है जो एट सोर्स डिडक्ट हो जाएगा। मगर फिर अगर टैक्स ऐसे पे किया तो डिविडेंड का अमाउंट टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगा। ये टैक्स लायबिलिटी जो ईयर एंड पे टैक्स बनता है उससे रिड्यूस नहीं होगा, नॉट सब्ट्रैक्टेड, नॉट रिड्यूस्ड। तो क्या हुआ फिर? जितना टैक्स एट सोर्स पे हुआ वो क्या बन चुका है? फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। बस इतनी इनकम पे इतना ही टैक्स चाहिए, कहानी खत्म। ठीक है, इस सिस्टम को कहा गया एफटीआर। अब आपने देखा कि एक तरफ था एनटीआर, ठीक है, एक तरफ था एफटीआर। जरा दोनों का फर्क समझें। ठीक है, एनटीआर में क्या था? अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी इनकम पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, किसी अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो क्या उसे इनकम में शामिल करेंगे ईयर एंड पे? यस। इसमें इनकम में शामिल करेंगे? नो। ओके। फिर अगर उसको टैक्स से, टैक्स लायबिलिटी से, टैक्स लायबिलिटी है उससे लेस करेंगे एनटीआर में? यस। उसको लेस करने की सूरत में दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, या तो पेएबल आ जाएगा या फिर रिफंड आ जाएगा। ऐसे है ना? क्योंकि अगर वो कम पे हुआ था एट सोर्स तो पेएबल, और अगर ज्यादा पे हो गया तो रिफंड। इधर कोई कहानी नहीं, बस जितना आ गया उतना ही, ना हमें पेएबल चाहिए ना हमें रिफंड चाहिए, ना हम आपको रिफंड देंगे ना हम आपको कोई वापस जो है वो रिकवर करेंगे आपसे। इसका मतलब जितना आया उतना ही काफी, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? मगर दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम स्टेब्लिश हुआ, जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रांग हुआ, ठीक है, तो ये एनटीआर अच्छा खासा चला, फिर एफटीआर इतना चला कि 90% जो ट्रांजैक्शन है विद होल्डिंग की वो एफटीआर में डालते गए। हर ट्रांजैक्शन जो देखो एफटीआर में चलती गई, मगर सिस्टम हो गया स्ट्रांग। तो अब सोचा गया कि आओ थोड़ा रियलिस्टिक बात करते हैं। रियलिस्टिक भी किसकी? गवर्नमेंट के फायदे की। कैसे? उन्होंने कहा देखो इस केस में हमें एक देखें, एनटीआर होगा तो पेएबल भी तो आ सकता है ना ज्यादा। ओके, रिफंड भी देंगे मगर पेएबल भी तो होगा ना, पेमेंट तो आ सकती है ना भाई। इसका मतलब है कि अगर उसका ईयर एंड पे देखिए, एक बंदा था इंपोर्ट स्टेज पे, इंपोर्ट का 5% दे रहा है, सपोज करते पांच, जो 5 लाख बनता है, मगर जब उसने सेल्स की, इनकम कमाई, उस पर टैक्स उसका बनता है 8 लाख रुपए का। तो 5 लाख देके वो जान छुड़ा के बैठा था, 3 लाख का गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा था। तो इसमें चूंकि एफटीआर था तो कुछ नहीं कर सकते भाई, जितना आ गया उतना आ गया। तो अब किया ये गया, कहा गया नहीं, एक नया सिस्टम लाते हैं। उस सिस्टम में कहा गया कि इनकम को शामिल करेंगे। इस तीसरे सिस्टम में कहता है हाँ जी इनकम को शामिल कर लो, जिस पे टैक्स कट जाए ना इनकम में शामिल कर लो। अच्छा जी क्या उसको लेस करेंगे? कहता है जी बिल्कुल लेस करेंगे। ये तो एनटीआर हो गया। नहीं, एनटीआर नहीं हुआ। पता है कैसे? कहता है अगर पेएबल आ जाए ना, अगर पेएबल आ जाए तो हम आपसे लेंगे, पेएबल लेंगे, मगर रिफंड नहीं करेंगे आपको, नो रिफंड। इसका मतलब है कि अगर टैक्स पेयर ने ज्यादा पेमेंट की थी, इस सब की एग्जांपल्स देता हूं आपको भी, ठीक है, तो रिफंड नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि जितना टैक्स कट गया उतना तो देना ही देना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया मिनिमम टैक्स, एमटीआर। ये हैं बेटा 3 रिजीम्स, इनको हम कहते हैं टैक्स रिजीम्स। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक आसान वे में आपने एक डिफिकल्ट टॉपिक को कवर कर लिया है। ये कहलाती है टैक्स रिजीम्स। ठीक है, तो 3 रिजीम है विद होल्डिंग में जो ऑपरेट कर रही है, एडजस्टेबल या एनटीआर, फाइनल या एफटीआर, और मिनिमम या एमटीआर। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं कि इधर हमारा टैक्स बन रहा था 100 रुपए का, ठीक है, तो विद होल्डिंग जो टैक्स था, यानी जो टैक्स डिडक्ट हुआ विद होल्डिंग टैक्स, वो था 105। रिफंड होगा? आंसर इज यस, रिफंड होगा। यस, रिफंड होगा। व्हाट इफ के हमारा टैक्स जो था वो कम डिडक्ट हुआ, पेएबल होगा? यस, पेएबल होगा। तो पेएबल भी होगा, रिफंड भी होगा। तो हर वो टैक्स जिसको
एडजस्टेबल कहा जाएगा, एनटीआर कहा जाएगा, जिसमें एक एग्जाम्पल है सैलरी की। ठीक है, और इसके अलावा हर सेक्शन में एक उसूल याद रख लें। ठीक है, विद होल्डिंग के वेरियस सेक्शन से एक एक सेक्शन हम पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी विद होल्डिंग की ट्रांजेक्शन को आपने देखना है और डिटरमिन करना है कि वो एडजस्टेबल है कि नहीं है, तो इससे केस में ना आपको तीन तरीके से पता चलेगा कि वो एडजस्टेबल है कि नहीं है। नंबर वन, वो मेंशन्ड होगा इन अ लिस्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 168। 168 में एक लिस्ट है सेक्शंस की कि ये ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं, एडजस्टेबल हैं, एडजस्टेबल है या एनटीआर है। तो 168 में आ जाने से वो एनटीआर बन जाता है। दूसरा, सेक्शन में स्पेसिफिक सेक्शन है, उसमें मेंशन्ड होगा, ठीक है, कि टेक्स्ट अंडर दिस सेक्शन जो है वो एडजस्टेबल होगा। ठीक है, मेंशन किया जाएगा रेलिवेंट सेक्शन के अंदर। ये तो एक सेक्शन है ना जो सबको कवर कर रहा है, मगर रेलिवेंट सेक्शन है जैसे 149, उसमें मेंशन होगा। और तीसरा क्या है, बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, साइलेंस होगी, खामोशी। क्योंकि नॉर्मल जो है ना एनटीआर है, तो अगर बिल्कुल उसको किसी भी ट्रांजेक्शन को वो नहीं बता रहा, क्या नहीं बता रहा, कहता है जी ये एफटीआर है ना बताए, एमटीआर है ना बताए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एनटीआर है। खामोशी होगी ना, कि ना एफटीआर बोले ना एमटीआर बोले, तो इसका मतलब वो एनटीआर है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है। और जब पता चल गया तो ट्रीटमेंट क्या देंगे, कि अगर पेएबल आ गया तो पेमेंट करेंगे, रिफंडेबल आ गया तो रिफंड देंगे, दोनों पॉसिबिलिटी से। मगर दोस्तों यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, सपोज करते हैं कि हमारी इनकम थी 100, तो एट सोर्स डिडक्ट हुआ और उसको लॉ ने मिनिमम कहा, मिनिमम कहा, कहता है उसकी इनकम को ऊपर लाओ, उसमें से टैक्स माइनस कर लो। ये टैक्स अमाउंट है, 100 भी टैक्स है जो ईयर एंड पे बना, और ये मिनिमम टैक्स है जो ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट हुआ, तो माइनस कर लो, 10 रुपए की पेमेंट ले लो। तो ये मुमकिन है। मगर दोस्तों इसमें यह मुमकिन नहीं है, क्या मुमकिन नहीं है, कि 100 रुपए की आपका टैक्स था और 102 रुपए की वजह से 2 रुपए का रिफंड बने, ये मुमकिन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 रुपए इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो आपको पे करना था। ठीक है, और 102 जितना भी टैक्स होगा, 100 रुपए नहीं, इधर इस केस में जो टैक्स डिडक्ट कितना हुआ था, 102, तो जितना भी टैक्स डिडक्ट हो जाए, इस केस में 90 रुपए, इस केस में 102 रुपए, तो ये 102 रुपए जितना टैक्स डिडक्ट हो गया वो मिनिमम था, इतना तो देना ही देना है आपने। ठीक है ना, तो ईयर एंड पे बेशक आप पे कम टैक्स बना, मगर इतना तो देना ही था। तो इसका मतलब आपका क्या है, पेएबल जीरो है मगर रिफंडेबल भी जीरो है। वो कहेगा नहीं, मेरे इनकम पे तो टैक्स 100 रुपए बन रहा है, तो 102 मैंने दिया है, तो 2 रुपए ऊपर है, रिफंड करो। वो कहेगा नहीं, ये उस वक्त होता जब आपने किस कैरेक्टर का, किस टाइप का विदहोल्डिंग पे किया हो, एनटीआर में पेमेंट की हो। लॉ इसको क्या बोल रहा है, मिनिमम बोल रहा है। कहता क्या है, टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम, तो वो मिनिमम हो जाएगा, उसका रिफंड नहीं होता। मगर इस तरफ इधर इधर जब टैक्स डिडक्ट हो जाता है तो हम ये कंपैरिजन ही नहीं करते कि जी ईयर एंड पे कितना बनता है, इधर ईयर एंड का टैक्स होता ही नहीं है, इधर ईयर एंड है ही नहीं, नो ईयर एंड। जब ईयर एंड ही ना हो, ईयर एंड ही ना हो, क्यों नहीं हो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं इसको, इसको सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, इतना अमाउंट इतना टैक्स। क्यों, क्योंकि हम एंड पे कैलकुलेशन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो टैक्स डिडक्ट हो गया, टैक्स जो विदहोल्ड हो गया, एट सोर्स जब विदहोल्ड हुआ, तो वो वहीं की वहीं क्या बन चुका है, वहीं की वहीं फुल एंड फाइनल बन चुका है। फुल यानी बाद में पेमेंट नहीं लेंगे, फाइनल यानी चैप्टर क्लोज, बाद में कैलकुलेशन नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट वो कैलकुलेशन में नहीं आता। अब आप मुझे बताएं, किसी भी किस्म की विद होल्डिंग जब आएगी तो आप क्या तय करोगे, क्या तय करोगे, क्या डिटरमिन करोगे, आप टाइप डिटरमिन करोगे। आप बताओगे कि सर ये क्या एनटीआर है, क्या ये मिनिमम है, क्या ये एफटीआर है। तो अब आपको एक पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है हमने। अब हम जब जाएंगे अगले सेशन में इसी सब्जेक्ट से, तो हम चंद चीजों का एक आइडेंटिफिकेशन करते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो भी सेक्शन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक सेक्शन है 149 सैलरी, ठीक है, तो देखेंगे इसमें ट्रांजेक्शन कौन सी है जो कि सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग है। तो हम देखेंगे कि ये पेमेंट
पेमेंट ऑफ सैलरी वो ट्रांजेक्शन है जिसपे टैक्स विदहोल्डिंग का अट्रैक्ट होता है, अप्लाई होता है। अच्छा, हम फिर देखेंगे कि अच्छा ट्रांजेक्शन है, तो जी यहाँ पेयर कौन होगा, पेयर या विदहोल्डिंग एजेंट कौन होगा? तो हम कहेंगे एम्प्लॉयर। एवरी पर्सन जो कि सैलरी पे करता है वो विदहोल्डिंग एजेंट हो जाएगा। अच्छा, किसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है? ये पूरा चार्ट बनेगा बेटा, किसका टैक्स है? तो हम कहेंगे सैलरीड पर्सन का, एम्प्लॉई का। सैलरीड या एम्प्लॉई, सैलरीड पर्सन या एम्प्लॉई का टैक्स डिडक्ट हो रहा है। सही, ओके। तो कितने अमाउंट से वो टैक्स डिडक्ट हो रहा है? तो हम कहेंगे कि जी ग्रॉस सैलरी से ये टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। ठीक है ना, ग्रॉस सैलरी से। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि जी टैक्स रेट क्या है, यानी विदहोल्डिंग का रेट क्या है, किस रेट से विदहोल्डिंग होती है। तो फिर वो कहता है इसके लिए एक एवरेज रेट कैलकुलेट करना होता है। वो हम सीखेंगे कि एवरेज रेट क्या है, किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है ना, इस रेट कैलकुलेशन हमें इसके, इसका जो है ना सालाना रेट को हम लिंक करते हैं मंथ के साथ। बट बहरहाल फिर भी आपको रेट, ये वो चीजें जो सीखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, टाइम क्या है, टाइमिंग क्या है, कब ये टैक्स डिडक्ट होगा? तो हम कहेंगे कि विथहोल्डिंग जो है वो 99.9% उसी वक्त अट्रैक्ट होती है जब पेमेंट हो जाए। पेएबल बेसिस पे विथहोल्डिंग अप्लाई नहीं करती। तो पेमेंट ऑफ सैलरी जैसे होगी तो विथहोल्डिंग अप्लाई कर जाएगा 149 का। तो हम कहेंगे अच्छा, अब बताओ कि इसकी नेचर क्या है आखिर। नेचर यानी किस किस्म का टैक्स है? तो हम कहेंगे ये एडजस्टेबल है, एनटीआर है। तो अब आप देखें, अब आखिरी चीज रह गई, ओके, गवर्नमेंट को पे कब करेंगे? ठीक है ना, इसकी पेमेंट या डिपॉजिट कब करना है? विदहोल्डिंग एजेंट ने एफपीआर को डिपॉजिट करना होता है ना, तो वो फिर हम, इसका एक तरीका है। तो ये अभी मैं लिख तो रहा हूं बट ये मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका एक तरीका होता है। तो ये टू बी एक्सप्लेन्ड है, ये बात की बात है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बातों बातों में ही जो मैंने चार्ट बनाया है, तो आपका यकीन करें कि यही चार्ट, इन अदर वर्ड्स, आप ये सेक्शन बगैर पढ़े ये 70% सेक्शन आपने पढ़ लिया है। और जो विथहोल्डिंग है ना दोस्तों, शुरू में मैंने कहा था ना कि एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, कॉन्टेक्चुअलाइज कर देंगे, एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिसकी वजह से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप प्रिडिक्ट भी कर सकोगे। हालांकि बार बार मैंने क्या बोला, प्रिडिक्ट नहीं करते, गेस कर सकोगे। हालांकि मैंने बार बार क्या बोला, गेस नहीं करेंगे, मगर एबिलिटी तो डेवलप हो जाएगी ना आपकी। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आप देखिए बगैर पढ़े बता सकोगे कि अच्छा जी क्या है। तो आपने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीन जो इसका कॉलम था वो ये नेचर है। ये कभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकोगे, ये आपको ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन देखना पड़ेगा और रियल लाइफ में बुक ओपन करनी पड़ेगी, और अदरवाइज आपको याद रखना। तो होप के ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, और विदहोल्डिंग का पूरा आपके सामने हमने ये सिर्फ लेस देन 1 आवर के अंदर एक डिजाइन कर दिया। अच्छा, आप एक बात नोट करेंगे कि मैंने इस दफा कोशिश की है कि सारे के सारे लेक्चर्स 1 घंटे के अंदर ही हो। ठीक है, कोई लंबा ना हो, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली प्रोफेशनल लोग हैं उनकी तरफ से भी हालांकि बच्चे तो एंजॉय करते हैं लंबी क्लासेस को भी, अगर मैं 1.5-2 घंटे की भी क्लास लेता हूँ, मगर फिर भी घर के काम भी होते हैं, लर्निंग भी है, फिर जॉब पे भी जाना होता है, फॉर्म पे भी जाना होता है। तो इसीलिए आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह कॉम्पैक्ट करके 1 घंटे के अंदर ये लेक्चर्स होंगे, और इंशाल्लाह जो टारगेट होगा हम उसको कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर ही अचीव करेंगे, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख सको और फिर इसका फायदा ले सको। होप अगेन के सेशन आपने सीखा, एंजॉय किया। अब एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हमारा अब, चूंकि ये सब्जेक्ट आपने देखा होगा कि हम वीक में 5 क्लास रखना चाहते हैं, 6 नहीं रखना चाहते, 2 दिन हम आपको ऑफ देना चाहते हैं। तो ये देखिए आपका M4 है। ठीक है, आपका M1 था जो कि हमने लिया था किस दिन, M1 था लास्ट वीक में, जो कि इनकम टैक्सेशन या इनकम टैक्स इश्यूज एंड सॉल्यूशंस के नाम से। उसमें आप इनकम टैक्स को स्टडी करोगे एज अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट, और उस पे इश्यूज सामने रखेंगे और उन इश्यूज को हम स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी, एडवाइजरी या जॉब हासिल करनी है,
तो M1 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसमें हमने पहला इशू स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ टैक्स। ठीक है, अभी हम ऑर्डिनेंस पे भी आएंगे, उसमें हम बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। उसके बाद आया था आपके पास M2। M2 था लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, जिसमें आपने देखा कि नोटिसेस ये भी बड़ा काम है। फिर M3 आया टैक्स लिटिगेशन, वो भी आपने देखा। अब आज M4 आप देख चुके हो। तो M5 मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फ्राइडे पे। ठीक है, एंड M5 के लिए मुझे असिस्टेंस हासिल होगी AI के एक ऐसे बंदे की, अ, जिससे मैंने पर्सनली खुद भी, हालांकि वो है मेरा स्टूडेंट, ठीक है ना, वो टैक्स के ही एक ऑफिस में एज अंडर ट्रेनिंग आया था। तो मैंने उसको वहां से नोट किया, बाद में मुझे पता चला। तो मैंने उसका टीचर भी हूँ, बट एट द सेम टाइम मैंने उससे बहुत कुछ AI के बारे में सीखा है। और उसका नाम है सर हसन अबसार। सर हसन AI के हैंड्स ऑन कोर्सेज पढ़ाते हैं। उनकी मास्टर्स है जर्मनी से। AI के टॉप लेवल के एक्सपर्ट हैं। मैं आपको बताऊं उनकी अप्रोच, मैंने आई हैव येट टू फाइंड समवन जो इस अप्रोच से AI को पढ़ा सकता हो। तो मुझे उसकी असिस्टेंस हासिल होगी टेक्निकल साइड पे, AI की साइड पे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजिस्ट है, वो एक क्वालिफाइड AI एक्सपर्ट है। तो इसीलिए आपको एक हिस्सा जो होगा हम कवर करेंगे, मैं खुद कवर करूंगा, क्योंकि वो टैक्स के लिए है। तो जो नए निज़ाम आ रहे हैं टैक्स के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुझे भी खुद AI बहुत अच्छे लेवल पे आता है, तो वो मैं खुद कवर करूंगा। बट ऑब्वियसली वो टेक्निकलिटीज जो हैं, तो उसके लिए हमें एक्सपर्ट चाहिए। तो पूरे कोर्स के अंदर एक हिस्सा होगा जो M5 का, वो सर हसन अबसार करेंगे। ठीक है, कोर्स सारा मैंने ही करना है, डोंट वरी, जिम्मा मेरा ही है। बट ऑब्वियसली आप लोगों के फायदे के लिए एक्सपर्ट, जैसे मैं अभी आपको जिस तरीके से भी दो लिंक पा रहा हूँ, और इसीलिए आप बैठे हुए अभी तक रात के इस टाइम पे भी, क्योंकि बंदा एक्सपर्ट पढ़ाता है तो वो अलग बात होती है। तो इसी तरीके से हसन इज आल्सो एक्सपर्ट। हसन अबसार की बात कर रहा हूँ। सर हसन अबसार का सेशन होगा कब? फ्राइडे पे। तो कल हमारा, यानी कि कल है हमारे पास थर्सडे, तो कल सेशन नहीं है। फ्राइडे पे सेम टाइम पे, सेम टाइम सेशन होगा। अब ये सेशन जो होगा, अगर कराची के हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो ऑन कैंपस जा सकते हैं फिजिकली। सर हसन कराची से ऑपरेट करेंगे इस कोर्स के इस हिस्से तक, और मैं इंशाल्लाह जल्दी फिजिकली जो है वो इस्लामाबाद में ऑपरेट करूंगा। बट बाकी सारे बच्चे जो घर पे पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन को एंजॉय करते हैं, वो ऑनलाइन रहेगा। तो हाइब्रिड भी हम इसको कर जाएंगे फिजिकली। जो बच्चा इस्लामाबाद से पढ़ना चाहेगा, मैं यहाँ पे फिजिकल पढ़ा रहूंगा, और कराची के बच्चे जब हसन हसन पढ़ा रहे होंगे तो कैंपस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका कल ऑफ है। नेक्स्ट वीक से मंडे पे M1 होगा, ट्यूसडे पे M2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से वेंसडे पे F3 होगा, जो है वो सब्जेक्ट M3 होगा। ठीक है, थर्सडे पे M4 होगा, फ्राइडे पे M5 होगा। यूं करके हम अब 5 कोर्सेज को कवर करेंगे। और इसके अंदर जो, जैसे जैसे मैंने कहा था, आपके पास जो है वो टोटल मॉड्यूल्स जो इस कोर्स के अंदर हैं वो हैं 7। तो 2 मॉड्यूल कौन से हैं जो कि बाद में कवर किए जाएंगे? एक मॉड्यूल होगा हमारा जो कि फाइलिंग से रिलेटेड है, और एक मॉड्यूल है हमारा जो कि टैक्स प्लानिंग से है। ठीक है, हम कुछ कोर्सेज ऑब्वियसली, कुछ के कंटेंट छोटे हैं, कुछ के कंटेंट, तो हम पूरा डिजाइन यूं कर रहे हैं कि 5 महीने के अंदर ये 5 मॉड्यूल्स हम कवर कर लेंगे डेली क्लासेस लगा के। और जो छठा महीना होगा उसमें हम उन 2 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सफिशिएंट टाइम है। ये सारा डिजाइन जो किया गया है वो 6 महीने पे रख के किया गया है। ठीक है, होप के बेटा आपको ये बात भी समझ आ गई। तो कल आपका सेशन नहीं है। फ्राइडे पे सेम टाइम पे, यानी 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, या माइनस प्लस 10 मिनट्स 15 मिनट्स, मैंने सरसन को कहा है कि टाइम जो है वो लिमिटेड रखे। तो मगर फिर भी मैंने उनको कहा है कि थोड़ा आप फ्लेक्सिबिलिटी ले लो, अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट हो तो, मगर बच्चों पे हैवी ना हो। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पे में ये टैक्स टेक्नोलॉजी का कोर्स भी सरसन पढ़ाने चाह रहे हैं। वो टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, AI एक्सपर्ट भी हैं, और खुद टैक्स वाले भी हैं। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।